हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज की इस क्लास में मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे जो है आप अपने सेल बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी डेप्थ में आए, और वो कैसे भी बाकी और टॉपिक से लिंक करके उसको बोले या पूछे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। तो वही आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखो, सेल बायोलॉजी हमारा यूनिट 2 है। तो उसको समझने के लिए पहले थोड़ा हमें उसके सिलेबस को समझना होगा कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, वो क्या क्या चीजें पूछ सकता है, और उस सिलेबस को हम किस सीक्वेंस में पढ़ें। तो जैसे कि सिलेबस हमारे सामने है। सिलेबस में हमारे कुछ सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। ठीक है, ये कुछ सेक्शन है हमारे। तो मैं बात करता हूँ सेक्शन ए की। देखो, शुरुआत भी हमें हमेशा सेक्शन ए से ही करनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए में सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ना क्या है। सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ना है सेल के बारे में। एक सेल के बारे में टोटल चीजें हमें पढ़नी है। टोटल चीजें का मतलब है सेल की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, सेल बनी किस किस चीज से, कंपोजिशन से मेरा मतलब है सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, और सेल के जो कंपोनेंट है वो उन फंक्शन को परफॉर्म करने में कैसे उसकी हेल्प करते हैं। तो बात करें तो ओवरऑल सेल को हमें पढ़ना है, पूरी सेल को हमें पढ़ना है। और सेल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए सेल की कंपोजिशन से, कि सेल बनी किस किस चीज की है। और जब हम किसी सेल के बनने की बात करते हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट उसमें जो कंपोनेंट है उसका, वो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो शुरुआत हमें हमेशा यहीं से करनी चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो आउटर बाउंड्री बनाती है किसी सेल की, और उसी की सेलेक्टिव परमेबिलिटी रेस्पॉन्सिबल है सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए। इस तरीके से बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम लोग उसी रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे जिस रिस्पेक्ट में हमने सेल को पढ़ना है। हमने इस तरीके से पढ़ना है कि सेल की कंपोजिशन क्या है, और सेल क्या क्या रोल प्ले करती है। फिर जो उसकी कंपोजिशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे आएंगे, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सेलुलर ऑर्गेनेली हो, या फिर सेल के कुछ प्रोसेस हो, जैसे डिवीजन है, सेल का साइटोस्केलेटन है, उन सबको भी उसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। शुरुआत अगर हम लोग करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले तो हम लोग जाने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज की मिलकर बनी है। तो जब आप इसको पढ़ोगे, तो मैं बताता भी रहूंगा आप लोगों को। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मेजरली प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है, जिसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल जाता है। तो तीन मेजर चीजों की बनी हुई है। फिर हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि जो लिपिड है वो कैसा लिपिड है, कितने टाइप का लिपिड है। मेजरली आपको लिपिड जो है वो दो टाइप का मिलेगा, फास्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड। आप उसको अच्छे समझिए। कितने टाइप्स हैं उसके, उसको अच्छे समझिए। क्या रोल है उसका मेम्ब्रेन के अंदर, क्या वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। फ्लूइडिटी का मतलब कौन से, फिजिकल स्टेट क्या है मेम्ब्रेन की। और अगर फिजिकल स्टेट हमारी समझ में आ जाती है, तो उस फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है। लेस फ्लूइड है, मोर फ्लूइड है, क्या उससे कोई सेल का जो है फंक्शन अफेक्ट हो रहा है। यस, सेल के अंदर और बाहर जो ट्रैफिकिंग है वो डेफिनेटली फ्लूइडिटी रेगुलेट करेगी। सिलेक्टिव परमेबिलिटी में कहीं ना कहीं फ्लूइडिटी का रोल है। ऐसे पढ़ते जाइए। फिर प्रोटीन को पढ़िए कि कौन कौन सी प्रोटीन है, किस तरीके से वो प्रोटीन उस लिपिड के साथ में अटैच्ड है या प्रेजेंट है। वीकली एसोसिएटेड है, टाइटली एसोसिएटेड है, उसमें भी सेल को मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही हैं, या मेम्ब्रेन की किसी एक साइड पर वो अटैच हैं, कैसे अटैचमेंट है। और साथ साथ में वो प्रोटीन क्या रोल प्ले कर रही है। क्या वो प्रोटीन कोई रिसेप्टर है, क्या वो प्रोटीन कोई चैनल बना रही है, या वो प्रोटीन का कोई जो है रोल है जो सेल एडिशन में इन्वॉल्व है, कैम मॉलिक्यूल भी कोई हो सकता है। हमने उन सबको पढ़ना है, समझना है। तो टाइप्स में हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। फिर जब हमारा कंपोज, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आता है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट के बाद बारे में तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि वो केवल आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है, और वो जो है लिपिड या प्रोटीन के साथ कनेक्शन में रहेगा, फ्री कभी नहीं रहेगा। जब हम लोग पूरी कंपोजिशन को देख लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तब हम इसके फंक्शन को देखते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो है हमारा अक्रॉस द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। मॉलिक्यूल्स कैसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। अब फिर उस पर आ जाइए कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जब ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बिना किसी प्रोटीन की हेल्प के क्रॉस कर रहे हैं, बिना किसी एनर्जी की हेल्प के क्रॉस कर रहे हैं, उस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को जानेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, वो
अगर ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई प्रोटीन हेल्प कर रही है तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है हमारा, या फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है हमारा। फिर एक्टिव में एनर्जी कहाँ से आएगी, कितने टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि उस केस में हम लोग जब किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेंगे, उस केस में एनर्जी कहाँ से आ रही है। ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है। फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे कि कितने टाइप का है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां लाइट एज एनर्जी सोर्स है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां आपका कोई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एज ए एनर्जी सोर्स है। हालांकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी ट्रांसपोर्ट का ही जो है प्रोडक्ट है। जब हम लोग ये चीज समझ लेंगे तो फिर हम लोग डिफरेंट जो है आयंस चैनल, डिफरेंट पाम्स, इन सब के बारे में भी जानेंगे। कौन कौन सी प्रोटीन ऐसी हैं जो क्रॉस करा सकती हैं, कैरियर को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, चैनल्स को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, पंप को कहाँ रखेंगे, हम लोग पंप किस कैटेगरी में आएंगे। ये सब चीजें आप लोग कर लोगे। ये सब करने के बाद देन फिर आप लोग जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाइए कि किसी भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे उसके अक्रॉस वोल्टेज में डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस डिफरेंस का न्यूरॉन्स में क्या रोल है, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में क्या रोल है। सीक्वेंशली करते जाइए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिए। जब आप सब कुछ ये पढ़ लोगे तो आपका ए पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है हमारा। ठीक है। जब आपका ए पार्ट कवर हो जाता है तब देखो, ए पार्ट कवर किया, अब उसके बाद अब हमारी चॉइस है। वैसे तो मैं जिस सीक्वेंस में बताऊंगा उस सीक्वेंस में आप पढ़िए। जब आपने ए पार्ट कवर कर लिया, मेम्ब्रेन को कवर कर लिया, अब ऑर्गेनली को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जब कभी भी आप ऑर्गेनली को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ऑर्गेनली को जैसे छोटे बच्चे नहीं पढ़ते, जैसे बच्चे क्या पढ़ते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पहले पढ़ लिया, फिर क्लोरोप्लास्ट को पढ़ लिया, फिर जो है न्यूक्लियस को पढ़ लिया, इस तरीके से जो है वो चीजें पढ़ते रहते हैं। पर आप लोगों को कैसे पढ़ना है, तुम बच्चे नहीं बचे हम लोग। अब तुम्हें एक इंडिया में एक ऐसे लेवल पे compete करना है जहां पूरा इंडिया आपके साथ खड़ा हो, मतलब पूरे इंडिया से आपको स्टूडेंट मिलते हैं जो इस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। ठीक है। तो आपने कैसे पढ़ना है, आप एक एक ऑर्गेनली उठाइए, उसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, और फिर मेजर एम्फेसिस दीजिए उस पे कि उस ऑर्गेनली के अंदर प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन या प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है। लेट्स से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत करिए आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है सेल के अंदर, शुरुआत में तो वो फ्री राइबोसोम पर होती है, बाद में अगर वहां एक सिग्नल बनता है जो उसको ईआर के में लेकर जाएगा, तब एक ईआर पर वो प्रोटीन कंप्लीट अपना सिंथेसिस करेगी। ईआर की मेम्ब्रेन में जा सकती है, ईआर के ल्यूमेन में जा सकती है। ठीक है। ईआर पढ़ लीजिए, और अब वो जो प्रोटीन वहां सिंथेसाइज हो रही है उसको कौन अंदर लेकर जा रहा है, ट्रांसलोकोन का नाम क्या है, प्रोसेस कैसा है, एक्टिव है कि पैसिव है, पढ़ लीजिए। फिर उस प्रोटीन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं उनको पढ़िए, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ लीजिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़िए। ठीक है। फोल्डिंग पढ़िए, इन तीनों में क्या रिलेशन है वो पढ़िए। ग्लाइकोसाइलेशन का फोल्डिंग से क्या रिलेशन है उसको स्टेबलाइज कीजिए, समझ में आएगी चीजें। फिर ईआर के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ लिया, ईआर के अंदर प्रोटीन पहुंच चुकी है तो मेम्ब्रेन में, एल्यूमिन में, अब वो प्रोटीन वहां से क्या आगे कहाँ जाएगी। तो आपको पता ही है कि वो या तो ईआर से गोल्गी में जाएगी, और ईआर से या तो गोल्गी में जाएगी या ईआर में रह जाएगी। गोल्गी में गई है तो गोल्गी से या तो लाइसोसोम में जाएगी। ठीक है। तो जब जैसे ही प्रोटीन ईआर से गोल्गी में मूव की तो कैसे मूव की, सिग्नल हाइपोथेसिस क्या है, वेसिकुलर फ्यूजन क्या है, कौन रेगुलेट करेगा, कोटिंग क्या है, डिकोटिंग क्या है, सब उसी के बीच में पढ़ लीजिए। और अब गोल्गी पे आइए, तो गोल्गी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग करिए, गोल्गी के फंक्शंस क्या हैं, और गोल्गी के अंदर उस प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है उसको पढ़िए। फिर वहां से गोल्गी से प्रोटीन या तो लाइसोसोम में जाएगी, या गोल्गी से प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगी, या सेल के बाहर जाएगी। वो जो प्रोटीन अलग अलग डेस्टिनेशन पर जा रही हैं उनके पास क्या यूनिक सीक्वेंसेस हैं, और लेट्स से अगर वो डेस्टिनेशन गई लाइसोसोम में तो लाइसोसोम को पढ़ लीजिए। तो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन के साथ ऑर्गेनली पढ़ते जाइए, कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो जाएगा और ऑर्गेनली भी आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा रही है, उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, सेल के बाहर जा रही है उसमें क्या प्रॉपर्टी है। फिर दूसरी प्रोटीन जो इस पाथवे को फॉलो नहीं करेगी, जो कंप्लीटली साइटोसोल में सिंथेसाइज हो जाएंगी, तो साइटोसोल में सिंथेसाइज होने के बाद या तो वो जाएंगी न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में किस फॉर्म में जाती है, कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, गेटेड ट्रांसपोर्टेशन है। ईआर की मेम्ब्रेन में गई थी तो वहां पर हमने ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन पढ़ा था, लेकिन ईआर के बाद जहां भी वो गई वो वेसिकल से गई तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लाइक न्यूक्लियस के अंदर जा रही है तो गेटेड ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि पोर जो है न्यूक्लियर पोर वो गेट की तरह एक्ट करेंगे। इसके अलावा वो प्रोटीन जो है वहां से माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट में आ सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया पर बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
कि प्रोटीन जब आउटर मेम्ब्रेन में जाएगी तो उसके पास क्या सिग्नल होगा, जब इनर मेम्ब्रेन में जाएगी क्या सिग्नल होगा, मैट्रिक्स में जाएगी क्या सिग्नल होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगी क्या सिग्नल होगा। पढ़िए उनको बहुत अच्छे से, समझिए उन चीजों को। ठीक है, तो ऑर्गेनेली भी कंप्लीट, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन भी कंप्लीट। पेरोक्सिसोम में भी न्यूक्लियस के ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं आजकल कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट कौन रेगुलेट करता है, रैन प्रोटीन का क्या रोल है। ठीक है, सब पढ़िए अच्छे से, समझ में आएंगे आपको। सिक्वेंशली हमारा चलता जा रहा है, हमने मेम्ब्रेन पढ़ ली, हमने ऑर्गेनेली पढ़ ली, ऑर्गेनेली में प्रोटीन ट्रांसलोकेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका साइटोस्केलेटन पढ़ना। आधे बच्चे क्या काम करेंगे, इसको पढ़ने के बाद सीधा पहुंच जाएंगे कहां, सेल साइकिल पर। मैं आपको एक बात बताता हूं, साइटोस्केलेटन को पढ़े बिना सेल साइकिल अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको अच्छे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सेल साइकिल में माइक्रोट्यूब्यूल का रोल आता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन का रोल आता है, साइटोकाइनेसिस में एक्टिन फिलामेंट का रोल आता है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि सब क्या है तो लॉजिक क्या हो जाता है उनको पढ़ने का। तो इसलिए पहले साइटोस्केलेटन को कंप्लीट कीजिए। मैंने भी जो हमारा जो पेड कोर्स है उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी डाल रखी है, साइटोस्केलेटन सारी भी रिकॉर्डेड वीडियोस है। ठीक है, साइटोस्केलेटन आज ही डाली, इससे मुझे याद है, इसको समझिए। उसमें एक्टिन फिलामेंट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, उनके रोल क्या है। ठीक है, सीलिया में कैसे जो है आपका माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, सिंगलेट होते हैं, डबलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, बेसल बॉडी में कैसे होते हैं, बाकी मेन फिलामेंट में कैसे होते हैं, सबको अच्छे से समझिए, समझते हुए आइए। अब ये सब करने के बाद देन आपके पास आता है नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, अब सेल के अंदर में जो जो डीएनए है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, उसके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस क्या है, ऑपेरॉन्स किसको बोलते हैं, इंटरप्टेड जीन क्या है, जीन फैमिलीज क्या है, होमोलोगस जीन क्या है, पैरालोगस जीन क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपका जंपिंग जीन्स क्या है, या फिर जो है हम लोग बात करें ट्रांसपोजोन्स क्या है, सब यहाँ पढ़िए। क्रोमेटिन कैसा स्ट्रक्चर है, हेट्रोक्रोमेटिन किसको बोलते हैं, यू क्रोमेटिन किसको बोलते हैं, इनका इंटरकन्वर्जन कैसे होता है, बैरियर इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सब पढ़िए। न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सब कुछ आता है। जब आप ये सब कुछ पढ़ लोगे देन कम टू सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब यहां पर भी देखो, सेल डिवीजन जब पढ़ोगे तो सीधा माइटोसिस मियोसिस से स्टार्ट मत करना। यहां पर लिखा हुआ है शुरुआत में माइटोसिस एंड मियोसिस, इससे आप लोगों को स्टार्ट नहीं करना है, आपको करना है सेल साइकिल रेगुलेशन से स्टार्ट। सबसे पहले रेगुलेशन से स्टार्ट करिए। मेरे यूट्यूब पर पूरी क्लास है, पूरी सीरीज मैंने डाल रखी है सेल साइकिल रेगुलेशन की, क्लास 1 2 3 4 5, 5 क्लासेस है रेगुलेशन रेगुलेशन पर। इतना डिटेल में मैंने हर चीज वहां एक्सप्लेन कर रखी है, आपको सब कुछ मिलेगा। अभी 2 ही हुई है, 3 और होने वाली है। फिर उसके बाद रेगुलेशन के बाद सेल कैसे एंटर करती है साइकिल में, जीवन में, जी एस में, जीवन में, एस में, G2 में, एम में क्या क्या इवेंट होते हैं वो पढ़िए। पूरा कंट्रोल पढ़िए, चेक पॉइंट्स पढ़िए, उसके कुछ नहीं छोड़ना आप लोगों ने। इस तरीके से कंप्लीट करिए। और जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए तब आप आइए डिवीजन पर, मियोसिस और माइटोसिस पर। उन दोनों को अच्छे से पढ़िए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज क्या क्या है, मियोसिस में 2 बार होंगे तो क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कंपेयर करते चलिएगा इनको। देखो वो सेल बायोलॉजी टिप्स पे होती जा रही है आप लोगों की, कुछ भी आप नहीं छोड़ रहे हो। और फिर फाइनली आइए माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पर। ठीक है, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में फिर बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड चीजों को पढ़िए। बैक्टीरियल सेल कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिवीजन वहां कैसा होता है, और डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस के कंडीशन में वो कैसा रेस्पॉन्स देती है। पूरा सिलेबस हमारा कवर हो गया, पूरी सेल बायोलॉजी हमारी कवर हो गई। सेल बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट आपको अगर इस सीक्वेंस में पढ़ोगे समझ में आएंगे, और जैसे जैसे मैंने बताया उस एस्पेक्ट में पढ़ोगे तो सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। पीवाईक्यूज उठाइए, उनको समझिए कि प्रीवियस ईयरली ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इस सेक्शन से है, और इस सेक्शन में मुझे इतनी डेप्थ में जाना है। ठीक है, और यहां यहां मुझे कंपैरिजन करना है, ये मेरे मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब चीज अगर आप करते रहोगे तो सेल बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। सेल बायोलॉजी का कुछ पार्ट जो है वो यूनिट 4 में भी आपका जाता है। कहा जाता है यूनिट 4 में, जिसमें हमारा जो है, हम लोग अगर बात करें सेल बायोलॉजी रिलेटेड, वहां कैम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, सेल जंक्शन की बात करेंगे, बेसिकली वो टिश्यू लेवल पर पहुंच जाता है। तो वो चीज के लिए भी, उसको कैसे तैयार करना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तब आपको समझ में आएगा कि सेल बायोलॉजी उतना टफ नहीं है, सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि सेल बायोलॉजी के बिना हम लोग जो है बाकी और बहुत सारी चीजें, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं हमारी, उनको हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी हो जाती है। इवन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे सेल बायोलॉजी के एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेल साइकिल रेगुलेशन को कब वो डीएनए रेप्लिकेशन से लिंक करके पूछ ले कुछ पता नहीं। तो इसलिए अगर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हो तो यहां भी चीजों को फोकस करिए।
ये थी आज की एक गाइडेंस आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए बाय।